गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारा राजेंद्र कॉलेज तोशाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, कल हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का अर्थ समझा था कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, और जब इस सामाजिक संबंधों के जाल में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, सामाजिक संबंध वो बदलने लगते हैं, जीवन जीने का ढंग बदलने लगता है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है ये सामाजिक होती है। ये जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं उसका संबंध किसी एक व्यक्ति से, किसी एक समूह से, किसी एक संस्था से, किसी एक जाति के परिवर्तन से नहीं होता कि इनमें से कुछ लोग बदल गए तो वो सामाजिक परिवर्तन हो गया, नहीं। बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसका संबंध समाज में होने वाले विशेष परिवर्तनों से है। पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। किसी एक व्यक्ति के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते कि उसके विचार बदल गए, उसका व्यवहार बदल गया, उसका जीवन जीने का ढंग बदल गया तो वो सामाजिक परिवर्तन है, नहीं। समाज के अधिकांश भाग का जब जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, उनका व्यवहार, उनके सामाजिक संबंधों का जो ढांचा है वो बदल जाता है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन है ये अपने आप में एक जटिल तथ्य है, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन है इसका संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिसका कोई माप तोल नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी भौतिक वस्तु है उसका हम माप तोल कर लेते हैं, लेकिन भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन आता है उसको हम माप नहीं सकते, उसको हम तोल नहीं सकते। सामाजिक मूल्य हैं, विचार हैं, विश्वास हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है इसको किलोग्राम में, मीटर में नहीं मापा जा सकता, और किसी भी परिवर्तन को हम एकदम से समझ भी नहीं सकते। और जैसे जैसे परिवर्तन में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसका स्वरूप भी जटिल होता जाता है, और समाज की किसी एक परिवर्तन से, जीवन के किसी एक क्षेत्र में कोई परिवर्तन आया तो उसका असर जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है, इसलिए इसको गुणात्मक परिवर्तन कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन के एक पक्ष में परिवर्तन आया तो बाकी के जो पक्ष हैं वह छूते रह जाएंगे। हम शिक्षित होंगे तो हमारे जीवन के अन्य पक्ष प्रभावित होंगे, इसी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति यदि अच्छी हो जाएगी तो उससे भी हमारे जीवन के अन्य पक्ष प्रभावित होंगे। इसके साथ ही साथ ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये स्वाभाविक है और अवश्यंभावी है, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। समय समय पर परिवर्तन तो आएंगे, और समाज भी प्रकृति का ही एक प्रमुखतम अंग है, तो परिवर्तन इसमें भी आएगा, ये परिवर्तन से नहीं बच सकता। और कई बार अनिश्चित जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका विरोध भी किया जाता है, पर फिर भी परिवर्तन की गति को हम रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। ना सरकार रोक सकती है, ना व्यक्ति खुद रोक सकता है। और समाज में परिवर्तन कभी कभी बलपूर्वक भी कराए जाते हैं, प्लानिंग से भी कराए जाते हैं। जैसे शासन द्वारा, सरकार द्वारा कानून बनाकर कुछ परिवर्तन कराए जाते हैं, लेकिन वो भी स्वाभाविक गति से होते हैं, एकदम से तेज गति से वो नहीं कराए जाते। तो ऐसे में जो सामाजिक परिवर्तन है ये एक सार्वभौमिक घटना भी है, माने देश काल परिस्थिति से परे है। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, हर समय परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये घटना तो सार्वकालिक घटना, ये घटेगी ही। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक समाज में अनेकों परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और यदि हम मानव इतिहास पर दृष्टि डालें तो यही कहा जा सकता है कि समाज में परिवर्तन तो
हमेशा हुए हैं। कोई ऐसा स्थिर या निश्चित सिद्धांत नहीं है जिसके लिए हम ये मान लें कि नहीं, समाज में ये परिवर्तन तो कभी होगा ही नहीं। ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई मापदंड बना ही नहीं है। समय के साथ साथ परिवर्तन होगा ही होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अलग अलग समय में जो परिवर्तन की गति है वो कम या ज़्यादा हो। सभी जो समाज हैं, चाहे वो रूढ़िवादी समाज हैं, चाहे वो आधुनिक समाज हैं, परिवर्तन सब में होता है और गति सबकी हमेशा असमान होती है, अलग अलग होती है। जैसे जो पिछड़े हुए देश हैं या हम कह सकते हैं अविकसित देश हैं, उनमें परिवर्तन की गति धीमी होती है और दूसरी ओर जो आधुनिक देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनमें जो परिवर्तन आते हैं वो तीव्र गति से आते हैं। भारत में भी यदि हम देखते हैं तो ग्रामीण समाजों की तुलना में जो शहरी समाज हैं उनमें परिवर्तन शीघ्रता से आते हैं और समाज में जो परिवर्तन की गति के कारण हैं वो भी भिन्न भिन्न रहते हैं। किसी एक कारण से सभी प्रकार के परिवर्तन कभी भी नहीं आते। एक समाज में एक प्रकार का कारण परिवर्तन उत्पन्न करता है तो दूसरे समाज में उससे भिन्न कारण परिवर्तन उत्पन्न करता है। हो सकता है किसी समाज में शिक्षा के कारण परिवर्तन आया हो सकता है दूसरे समाज में जो परिवर्तन आया उसका कारण भौतिक कारण रहा हो, औद्योगिक स्थिति रही हो या इससे अलग कोई प्राकृतिक आपदा रही हो। परिवर्तन का कारण कोई भी हो सकता है और वो हर समाज में अलग अलग होता है। और जो सामाजिक परिवर्तन है, एक देश की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरे समय में और एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी परिस्थिति में, इनकी गति भी अलग होती है और इनका स्वरूप भी अलग होता है। अब जैसे हम भारत की बात करें, भारत में वैदिक काल में, अंग्रेजों के काल में, आधुनिक काल में अलग अलग गति से परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन हर समय हुए हैं। वैदिक काल में भी हुए हैं, अंग्रेजों के काल में भी हुए हैं और अब भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि इन पर ना तो समय का प्रभाव रहता है और ना ही किसी और स्थिति का। इसके अलावा जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। हम ये अनुमान लगा कर नहीं चल सकते कि आज जो स्थिति है आने वाले सालों में ये बदल जाएगी, क्योंकि वो भविष्यवाणी ज़रूरी नहीं है कि हमारी ठीक निकले। जैसे भारत के संदर्भ में हम कहें कि जैसे जो औद्योगिकरण और नगरीकरण की स्थिति है आज भारत में, कि गांव वाले शहर में, शहर वाले बड़े शहर में, बड़े शहर वाले विदेश में, सब अपनी नौकरी के लिए, अपने आर्थिक कारणों से स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो औद्योगिकरण और नगरीकरण और दूसरे देशों में जाना, इसका भारत में जाति प्रथा पर, हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली पर, वैवाहिक जो पद्धति है उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे और भविष्य में लोगों के विचार, आदर्श, मूल्य, उसमें किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इसमें हम कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से जो सामाजिक परिवर्तन है वो नियोजित भी हो सकता है और अनियोजित भी, माने परिवर्तन प्लानिंग के द्वारा भी कराया जा सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। जैसे शिक्षा का प्रसार है वो नियोजित परिवर्तन है। इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या को रोकना वो भी नियोजित परिवर्तन है। और समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए जनता द्वारा बहुत बार आंदोलन चलाए जाते हैं और बहुत बार उन आंदोलनों से प्रभावित होकर या जनता के रुख को देखते हुए या उस सामाजिक बुराई के परिणामों को देखते हुए सरकार भी कानून बनाती है और उस सामाजिक बुराई को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर अपराध की श्रेणी में ला देती है। तो ऐसे में कानूनों का निर्माण भी कई बार परिवर्तन का माध्यम बनता है और कई बार कई जो सामाजिक परिवर्तन है वो स्वयं भी हो जाते हैं और प्रकृति भी इसमें अपना योगदान देती है। जैसे वर्षा है, आंधी है, तूफान है
या आजकल की हम बात करें तो ये कोरोना वायरस है, आगे इसके कारण कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, हम सभी लॉकडाउन, हम सभी अपने घरों में कैद हैं, देश में लॉकडाउन है, तो इसके आगे क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे समाज पर, हमारे भारतीय समाज पर, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर हम अनुमान तो लगाते हैं, लेकिन एक सटीक भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। इसी तरह से जो सामाजिक परिवर्तन है वो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समुदाय का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक ढांचा, सामाजिक संबंध, सब कुछ उससे प्रभावित होता है। जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक परिणाम होता है। इस नियम के आधार पर जो सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक विशेष कारण से नहीं होता, इसके लिए कई बार अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। यह अलग बात है कि किसी समय एक विशेष कारण अधिक प्रभावशाली होता है तो दूसरे समय में कोई अन्य कारण प्रभावशाली होता है, और कई बार कई कारण मिलकर भी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनते हैं। जैसे जाति प्रथा है, धर्म है, रूढ़िवादिता है, सांप्रदायिकता है, सभी अपने अपने तरीके से सामाजिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी क्षेत्र या अवधि निश्चित किए बिना किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझा नहीं जा सकता। यदि हम किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो हमें क्षेत्र निश्चित करना होगा कि हम कितने बड़े क्षेत्र का और किस अवधि में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसी तरह से ही जो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है, यदि हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें इनकी पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। दोनों ही स्थितियां जब हमें पता होंगी तभी हम उसे सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। यदि हमने आज का अध्ययन कर लिया, किसी क्षेत्र का अध्ययन कर लिया, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के रूप में कैसे जानेंगे, जब तक कि हमें उससे पहले जो स्थिति थी, जिस क्षेत्र का हमने अध्ययन किया है, उससे पहले उस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जान सकते कि यहाँ कोई सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है। और जो सामाजिक परिवर्तन है ये कोई अपवाद नहीं है कि कहीं होगा और कहीं नहीं होगा, कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ। नहीं, ये अनिवार्य नियम है, शाश्वत नियम है, ये तो होगा ही होगा। और सामाजिक संरचना के किसी ना किसी भाग में परिवर्तन आता ही रहता है, और कभी ये धीरे और कभी तेज। हाँ, जब ये परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता है, हमें समझिए तब आता है। इसी तरह से जो भौतिक क्षेत्र है इसकी तुलना में जो अभौतिक क्षेत्र है उसमें जो परिवर्तन की गति है वो धीमी होती है। हम देखते हैं कि जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें विचारों में, संस्थाओं में परिवर्तन तो तेजी से आते हैं, लेकिन जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन इतना देखने को नहीं मिलता। और जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें एक स्थिति दूसरी स्थिति को प्रभावित करती है। जैसे शिक्षा का प्रसार हो गया तो उससे नगरीकरण हो गया तो संयुक्त परिवार प्रणाली वो बिखर गई। संयुक्त परिवार प्रणाली बिखरी तो फिर जो वैवाहिक पद्धति है उसमें भी अंतर आएगा। जो घर के बाहर के परिवर्तन है वो तो तेज गति से होते हैं, और कहा जाता है कि घर के अंदर की जो परिवर्तन है वो बहुत धीमी गति से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन किया, और कल हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।